कुछ मूर्ख, अनपढ़ और कुपढ़ लोग ही इस तरीके की बात सोच सकते हैं आज की तारीख में कि कहीं की सभ्यता को नष्ट करने की बात कही जाए और उस पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया ना आए। प्रतिक्रिया तो हो रही है, पूरी दुनिया से हो रही है, पूरे देश से हो रही है और भारत के तो जनमानस से हो ही रही है। और भारत के जनमानस की अभिव्यक्ति हमारे संसद को, हमारी सरकार को करना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि फिलहाल मौजूदा दौर में भारत का जो हमारा नेतृत्व है, सरकार है, वो ऐसा कुछ कदम उठाएगी। अब आते हैं दूसरी बात पर। अमेरिका या एक सिद्धांत है कि अगर आक्रामक आत्मसुरक्षा की स्थिति में आ जाए तो उसकी उसकी क्या स्थिति है, अब इसके बारे में मतलब कहने लायक कुछ नहीं है। और अब तो वो केवल फार्मोस खोलने की बात कर रहा है। मैं तो कहूंगा केवल एक बात है, अब अमेरिका इस बात पर भी आ सकता है कि हमारे डॉलर को हम हमारे डॉलर के अस्तित्व को आप सुरक्षित रखिए। और ऐसी हालत में वह पूरी दुनिया में अब तक कुछ छीछा लेकर होती थी, अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका केवल अपना और केवल अपना हित चाहता है और दुनिया के किसी देश से उसको मतलब नहीं है, ये किसी मानवता से उसको मतलब नहीं है। यही कारण है कि आज की तारीख में उसका जो सैन्य संगठन नाटो वो भी उससे छूट गया है और जितने लोग भी उससे अपनी ये सुरक्षा की उम्मीद करते हैं वो सारे उनसे दूर जा चुके हैं। तो इतना तो अब स्पष्ट है कि ट्रंप अगर चाहे भी तो भी वो सेना भेज करके परमाणु बम का या सेना नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि सेना भेजने के लिए संसद की अनुमति चाहिए और संसद की अनुमति अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है और आने वाले दिनों में भी उनको मिल पाएगी। एक छोटा सा तो वो करने के लिए 52-48 के वो रेसियो से वहां प्रस्ताव पारित कर पाए और अमेरिका की संसद इस पागल ट्रंप को कोई इस तरीके की अनुमति देने वाली नहीं है और ऐसी हालत में वहां पर संवैधानिक संकट भी आ जाएगा। अगर पागलपन पर ये उतारू होते हैं तो हमको नहीं लगता है कि वहां की सेना इनकी बात मानेगी। मैं ये जात में वो बहुत ही दुरूह और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन आ जाएगा। इसलिए अब देखते हैं उनके हिसाब से तो आज की रात का जो भी फैसला करना है। और खर्क द्वीप पर जो सूचना आ रही है कि खर्क द्वीप पर उन्होंने भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। ऐसी हालत में अब आगे अब एक खर्क द्वीप की बमबारी की एक ओर डराने के लिए है और अगर ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही कि खर्क द्वीप पर हमला भी हो रहा है और जो जेडी डिफेंस वहां जा भी रहे ईरान में, तो ऐसी हालत में कुछ भी अभी तक अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दुनिया की नजरें टिकी हुई है कि शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और परमानेंटली स्थापित होनी चाहिए। ये छुटकर तरीके से ये मामले का अब नहीं होगा। अगर तो फुटकर ही करना है तो फिर एक बार चीज हो ही जाए तभी। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं पाशा जी आपसे अंतिम में टिप्पणी लेना चाहूंगा। जो सवाल मैंने किया था कि क्या भारत की संसद का विशेष सत्र बुला करके अपील नहीं की जानी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल को तत्काल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर सभ्यता को खत्म होने की बात की जा रही है तो ये रूटीन का धमकाना नहीं है, ये बहुत खतरनाक है और खतरनाक केवल ईरान के लिए नहीं होगा, पूरा गल्फ जो है उसका जो पानी जिस तरीके के रेडिएशन से पूरा बर्बाद होगा। तो सभ्यता का मतलब ये है कि जो अरब देश खड़े रहे हैं अमेरिका के साथ में वो भी ईरान के साथ साथ में डूबने वाले हैं। इकोनॉमी भी खत्म होगी, मानव अस्तित्व भी खत्म होगा और कई दशकों तक जो है इसका असर देखा जाएगा। तो क्या कुछ एक इमरजेंसी के तौर पर आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर एक कम से कम लाउड थिंकिंग के तौर पर क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे या आप देख रहे हैं? आपकी अंतिम टिप्पणी। जी, पहले भारत का उदाहरण लेंगे। देखिए, अब तक जो भी बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स भारत के नाम पे लिए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, एक भी पॉलिसी जो कि रेडिकल है नेहरू एरा और 70s 80s से, उसके बारे में गंभीरता से पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई है। पार्लियामेंट को छोड़ दीजिए, वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी जिसके हेड शशि थरूर हैं, उनका कहना है कि एक भी सीरियस
टॉपिक फॉरेन पॉलिसी का इस कमेटी में लाया नहीं गया है। सिर्फ इस पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पिछले पार्लियामेंट में भी मेंबर थे, दोनों में भी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लाया गया है। तो आप उम्मीद करना कि प्राइम मिनिस्टर और इनके मंत्री पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे, हालांकि बुलाना चाहिए, आपकी भी उम्मीद है, मेरी भी उम्मीद है, तमन्ना है कि जो गंभीरता से हमें सोचना चाहिए कि ये जंग के असरात अगर जंग तवील अरसे तक खींचती है तो इसके असर सिर्फ तेल और गैस के ही नहीं और कीमतों के नहीं, कीमतों के अगर मैं जिक्र करूं तो जो 68 या 70 के बीच में जो था जंग से पहले 28 फरवरी से हर एक डॉलर का इंक्रीज जो है $2 बिलियन हमारी तिजोरी से जाएंगे। हर एक डॉलर अगर 71 हुआ तो $2 अरब डॉलर जाएंगे, तो अब 116 हुआ है। आप हिसाब लगाइए कि कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है सिर्फ तेल के लिए। और गैस जो है कतर से पूरी बंद हो गई, जिसके लिए हम पेमेंट दिए हैं, और जो गैस लेने की कोशिश कर रहे हैं रूस से, अल्जीरिया से, नाइजीरिया से, अर्जेंटीना से, अमेरिका से, वो 4 गुना ज्यादा है जो कतर से मिलती थी। तो ये तेल और गैस की जो कीमतें हैं ये तो वो आसमान छू रही हैं। अब अगर जंग रियली होती है आज रात को, तहस नहस करते हैं, तो जो ईरानी IRGC कमांडर ने कहा कि $200 तक भी जाता है, वो हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये तो मटेरियल डैमेज है। अगर दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे देखें, अगर रिटेलिएशन होता है ईरान की तरफ से, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे खाड़ी के देशों में जो कुछ भी बचा है अमेरिका का या उनके अड्डों का, और डिसैलिनेशन प्लांट भी मेरे ख्याल से गुस्से में आके वो भी कर सकते हैं। तो अगर बिजली, अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स भी नहीं मारते हैं, सिर्फ गैस और तेल जो भी बचा कुचा है और पावर प्लांट्स को अगर नष्ट करते हैं तो डिसैलिनेशन प्लांट को बिजली नहीं जाएगी और पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो इस लिहाज से जो है ईरान जो कहते आ रहे हैं कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे तो ये पूरे वेस्ट एशिया में जो है अंधेरे में घुटन से मरेंगे बोल के। तो ये सही है, वो कर सकते हैं अगर ईरान पे पावर प्लांट पे ये करते हैं। तो देखिए उनके 24 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो दवाई मैन्युफैक्चर करते हैं उसको तहस नहस कर दिया आज की शाम तक। और गैस दोबारा जो स्टोरेज था, पाइपलाइंस थे पारस के 2 के, ये इजराइल ने वो तबाह कर दिया है नेटवर्क। और जो पावर प्लांट्स थे इसमें इस्फहान में और तेहरान में, वो भी नष्ट कर रहे हैं। तो 50% ऑलरेडी एनर्जी जो है ईरान का खत्म हो गया है, फिर भी वो जो है कुछ बड़ा हमला खाड़ी के देशों में या हमारे इजराइल में पावर प्लांट्स में हमला नहीं करे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सब्र से काम ले रहे हैं। और अगर ये सही भी आज ट्रंप पावर प्लांट्स और दूसरे की इंस्टॉलेशंस को करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो ईरान के या प्रेसिडेंट हो, IRGC को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि गुस्सा ईरानियों का इतना पीक पे है कि वो बदला लेने की जो है हर दिन डिमांड कर रहे हैं। इस लिहाज से जो है यहाँ ईरान और जो भी भारत के ऊपर होगा वो काफी तबाही मचाएगी। इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस में जो है ये अभी भी रूस और चीन पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। वो आगे आके वीटो तो कर दिया उन्होंने खाड़ी के देशों को प्रपोजल के ऊपर, और फ्रांस भी जुड़ गया, तो वो तो माइनर था। लेकिन अमेरिका लाता है कोई भी प्रपोजल ये वैंस के बाद वगैरह, तो अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है ईरान को, सॉरी रशिया को और चीन को, वो अगर ईरान मान लिया है तो वो सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए बातचीत ब्रेकडाउन होती है
और फिर भी कोई भी देश प्रस्ताव लाते हैं तो अमेरिका वीटो कर देगा, चाहे खाड़ी के देश हो, टर्की हो, मिस्र हो। मिस्र तो वहां के प्रेसिडेंट रो रहे हैं गिड़गिड़ा के, मतलब ट्रंप के सामने इतना शर्मनाक बयान दिए हैं वो, आप अगर अरबी में सुन के पढ़ेंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे। तो वहां इतना प्रॉब्लम हो गया है ईरान में कि वो जनता गाजा से ही गुस्से में है। अगर ईरान पे होके उनकी मईशत पे भी असर पड़ता है, और जो कई लाख मिस्री जो खाड़ी में हैं उन पे कुछ ऐसी आफत आती है तो वहां सीसी की हालत जो है, जैसे मोनार्कीज हैं जीसीसी के, वो वैसा होगी और बहुत ही विनाश होगा इस खाड़ी के देश में। सो मुझे कोई उम्मीद नहीं है हमारे पार्लियामेंट से या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और जनरल असेंबली में भी जो है इतना मोबिलाइज करना मुश्किल लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो केवल अपील कर सकते हैं और सदिच्छा रख सकते हैं, लेकिन तमाम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर चर्चा हुई है। दर्शकों से अपील है कि ये लेटेस्ट किस्म का अपडेट है, आप इसको शेयर करिए ताकि लोगों को ये जो महाविनाश की जो तैयारी है उस तैयारी के बारे में भी मालूम पड़े, और जो जो अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जिसके बारे में हमारे बहुत महत्वपूर्ण पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने सुझाव भी अपने दिए हैं और खतरे भी बताए हैं, उसके बारे में चर्चा आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा जी, प्रोफेसर जगरूप सेंको साहब, माननीय व्यास जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।